हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि सभी स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली हरियाणा स्टेट पीसीएस जो एससीएस है उसको टारगेट लेके अपन चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जितने भी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है एग्ज़ाम से वो लेके अपन चलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए और जो आने की संभावना हो जिन पे रहेगी तो वो सब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। अच्छन महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? वाद्य यंत्र, नृत्य, पेंटिंग, लेखन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नृत्य। देखो, महाराज की अगर बात की जाए यहाँ पे महाराज, तो महाराज से संबंधित आपको जो भी मिले ना व्यक्ति, उसको आप अगर आपको तो उसको आपको नृत्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज से संबंधित सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो जो उत्तरी भारत का जो लोक नृत्य है, उत्तरी भारत में जो किया जाता है कथक, मेनली उत्तर प्रदेश, और इसके जो कलाकार हैं वो मेनली आपने व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जिसका हाल ही में निधन हुआ है, जनवरी में ही 85 साल के होके इनकी डेथ हुई अभी बिरजू महाराज की। और बिरजू महाराज जो थे कथक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको प्राप्त थी बिरजू महाराज को। और बिरजू महाराज के जो पिता थे ना वो ही थे अच्छन महाराज। अच्छन महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के पिता ही थे, अच्छन महाराज। तो बिरजू महाराज का संबंध भी कथक से नर्तक था। अच्छन महाराज भी जो है वो नर्तक करता है। तो इसके अलावा और अगर बात की जाए, बिरजू महाराज जो थे इसके जो अंकल्स थे जिसका नाम है शंभू महाराज, और इसके अलावा एक और है जिसका नाम है लच्छू महाराज। उसके अलावा बिरजू महाराज के जो डॉटर और जो सन हैं जिनका नाम है, एक का नाम है ममता महाराज, है ना, और एक का नाम है जय किशन। तो ये सब के सब नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? कथक नृत्य करते हैं। एक है दीपक महाराज। इसके अलावा ये तो महाराज वाली फैमिली होगी सारी। इनके अलावा भी एक दो कलाकार हैं जैसे कथक के आप नाम याद रख लेना, सितारा देवी जो काफ़ी चर्चा में प्रचलित भी है। सितारा देवी भी कथक नृत्य ही करती है जो कि कलकत्ता से है। और एक है सरस्वती सेन, ये भी महिलाएं दोनों जो कि कथक नृत्य ही करती है, सरस्वती सेन। इनके अलावा और अगर बात की जाए तो याद रख लेना बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ है और बिरजू महाराज 85 ईयर्स के थे। इसके बाद इनका घराना पूछ लिया जाए कि कौन से घराने से संबंध रखते हैं, तो इनका घराना जो है वो है कालका बिंदादिन घराने से संबंध रखते ही हैं। लखनऊ में कालका बिंदादिन घराना जो है इनका जो नर्तक है, जो कथक है, वो कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें अपन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट को किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? मतलब ये पूछा गया है कि जो कैग है भारत में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो याद रख लेना सबसे पहले चीज, तो कैग का जो वर्णन है संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 148 में, अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। और कैग अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र की अगर बात की जाए, सेंटर की या केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट हो किसे प्रस्तुत करता है? वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और अगर स्टेट की बात की जाएगी, स्टेट में किसे, तो याद रखना स्टेट में किसे प्रस्तुत कर देगा? राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है किससे प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। और वर्तमान में जो कैग है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत का जो कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इनको बनाया गया था और वहीं से उसके बाद फिर इसको कैग की नियुक्ति की गई है। और कैग की नियुक्ति याद रख लेना किसके द्वारा की जाती है भारत में? राष्ट्रपति के द्वारा ही कैग की नियुक्ति की जाती है। चलो नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था?
तो दल बदल की अगर बात करें, दल बदल, तो दल बदल जो आया गया था वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दल बदल के लिए कौन सी अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था 1985 में। और 1985 में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रख लेना, ये 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्या होता था 1985 से पहले, कोई भी व्यक्ति अगर कोई पार्टी से जीत जाता था, है ना, पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वो क्या करते थे, उस पार्टी को छोड़ के मंत्री बनने के चक्कर में किसी दूसरी पार्टी में चले गए थे। और हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित ये रहा था ना, आया राम गया राम, कि एक दिन में कई ऐसे एक विधायक था जिसका आया राम ऐसे गया राम ऐसे करके नाम था, वो एक दिन में उन्होंने 3 पार्टियां बदल मारी थी, है ना। सुबह किसी में, दोपहर का खाना खाने के बाद किसी में, और रात में सोने से पहले किसी तीसरी पार्टी में। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लेके आया गया था। और जब जिस समय एस्टेब्लिश किया गया, जिस समय कानून पास किया गया 1985 में, उसमें यह कहा गया था कि एक जो कोई पार्टी है उसके अगर 1-3 जो कैंडिडेट्स है वो अगर पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं तो उसमें पार्टी का विघटन नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि पार्टी टूट गई, उसमें पार्टी का क्या मान लिया जाएगा? विलय मान लिया जाएगा कि ये पार्टी है दूसरी पार्टी में मिल चुकी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 1/3 अगर कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो उन कैंडिडेट्स की सदस्यता रद्द नहीं होगी, समझ गए। लेकिन अभी एक नया कानून जो 2003 में जो एस्टेब्लिश किया गया, इसमें एक कर दिया 2/3 कर दिया गया है, ठीक है। अभी है 2/3 कैंडिडेट्स जाने पड़ेंगे। अगर 10 कैंडिडेट्स किसी पार्टी के जीत के आए, उनमें से अगर इनका 2/3 हिस्सा इनको छोड़ के, पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में अगर चला जाता है तो उनकी सदस्यता, एमएलए जो होंगे या एमपी जो होंगे, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। पहले होता था 1/3 होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो जैसे एक है मंडल आयोग, दूसरा है सरकारिया आयोग, तीसरा है नानावटी आयोग और चौथा है कोठारी आयोग। तो यहाँ पे आप याद रख लेना, मंडल आयोग जो है ना, मंडल आयोग जो एस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, 79 में इसको स्थापित किया गया था। और उसमें भारत में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसमें मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। मंडल आयोग को स्थापना किया गया था ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए, इसकी जांच के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन कितना दिया जाए तो याद रख लेना, पूछ लिया जाए ओबीसी को रिजर्वेशन जो दिया गया वो मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। क्योंकि 1979 में जनता पार्टी थी, इसने रिपोर्ट अपनी पेश की थी मंडल आयोग ने 1980 में, लेकिन 1980 में कांग्रेस आ चुकी थी तो कांग्रेस ने इसकी रिपोर्ट को देखा ही नहीं, डाल दिया ऐसे ही कचरे के भाव। लेकिन जब दोबारा से 1992 में जब दोबारा सरकार, दूसरी सरकार आई तो उस समय क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट को जारी किया। अगर उसमें हंगामा भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद इस चीज़ को लागू कर दिया गया कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मंडल आयोग का संबंध तो इस चीज़ से नहीं है, केंद्र राज्यों के संबंधों से, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अब सरकारिया आयोग की अगर बात की जाए तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है, सबसे पहले चीज तो सरकारिया आयोग एस्टेब्लिश कब किया गया? 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था। सरकारिया आयोग का जो अध्यक्ष था वो रणजीत सिंह था। रणजीत सिंह सरकारिया इसका पूरा नाम था, रणजीत सिंह सरकारिया। और ये जो इस सरकारिया आयोग का जो संबंध है, सरकारिया कमीशन का संबंध, वो ही है केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए। केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित, रिलेशन से रिलेटेड जो आयोग है वो है सरकारिया आयोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नानावटी आयोग की अगर बात की जाए तो नानावटी आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। और नानावटी आयोग को एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था? जो गोधरा कांड अगर आपने सुना होगा, गुजरात में हिंदू मुसलमानों का जो दंगा हुआ था, राइट्स जो हुए थे गुजरात में, जिसमें वहाँ का सीएम होता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वहीं के सीएम होते थे। तो गोधरा कांड में जो हुआ था उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसी का नाम था नानावटी आयोग। तो याद रख लेना है नानावटी आयोग।
नेक्स्ट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की अगर बात की जाए तो कोठारी आयोग को स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। और इसको किस लिए किया गया था? इसको किया गया था स्कूली शिक्षा की प्रणाली में सुधार के लिए। स्कूली शिक्षा की जो प्रणाली, जो सिस्टम था, उसमें रिफॉर्म के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में पेश की। उसके बाद एक चीज याद रख लेना, इसका जो अध्यक्ष था वो दौलत सिंह कोठारी था। दौलत सिंह कोठारी इसका अध्यक्ष था कोठारी आयोग का। और याद रख लेना, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पे एक आपने अगर नाम सुना होगा तो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 में, वो इसी के रिपोर्ट के आधार पे पेश की गई थी, जिसमें देश में सिस्टम जो चला गया था वो ये था 10+2+3। ये जो प्रोसेस आया था वो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आया था। और उस कौन सी आयोग की सिफारिशों से पेश की थी? कोठारी आयोग की सिफारिशों से। चलो नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। बताया था मैंने, क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन से संबंधित यही है। नेक्स्ट, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी बायोग्राफी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। तो याद रख लेना, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसकी है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर की एक जो पुस्तक है, पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने नाम अगर सुना होगा, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है वो किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। राहुल द्रविड़ के बारे में बात किया जाए तो राहुल द्रविड़ को तो पता है आपको, द ग्रेट वॉल या द वॉल कहा जाता है। सच में दीवार थे ये, द ग्रेट वॉल इन्हीं को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है टाइमलेस स्टिल। टाइमलेस स्टिल इन्हीं की पुस्तक है। और उसके बाद तीसरा, अनिल कुंबले के बारे में बात की जाए तो अनिल कुंबले की जो पुस्तक है वो है वाइड एंगल। इंपॉर्टेंट पुस्तक है वाइड एंगल। और अनिल कुंबले की जो बुक है, उस बुक का नाम तो याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सॉरी बुक तो बता ही दिया मैंने, वाइड एंगल। अनिल कुंबले के अगर बारे में बात किया जाए, अनिल कुंबले को किस नाम से जाना जाता था? जैम्बो कहा जाता था, अगर आपको पता होगा, जैम्बो उपनाम से इसी को जाना जाता था, अनिल कुंबले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो, चीन की सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? चाइना की सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा हो किसके साथ लगती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चीन की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत पहला ऑप्शन है, दूसरा है रूस, तीसरा है मंगोलिया, चौथा है म्यांमार। तो यहां पे याद रख लेना, जो चाइना जो है ना, चाइना की सबसे ज़्यादा जो सीमा, पहले तो चाइना अगर ये है, मान लेते ये है चाइना, चाइना की सबसे ज़्यादा, चाइना की सीमा किस किस के साथ लगती है? देखो इधर तो लगेगी भारत के साथ, भारत के नीचे इधर कौन सा हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के बाद लगेगी भूटान के साथ भी लगेगी। और भूटान से जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के साथ लगेगी। म्यांमार से थोड़ा सा अगर ऊपर चलेंगे तो लाओस आ जाएगा, म्यांमार से बिल्कुल साइड में। लाओस के बाद लगेगी वियतनाम के साथ लग जाएगी, है ना, ऊपर यहाँ पे वियतनाम हो जाएगा बिल्कुल साइड में। और वियतनाम से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आ जाएगा नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। और उत्तरी कोरिया से ऊपर चलेंगे तो रशिया आ जाएगा, लेकिन रशिया से पहले ये बिल्कुल जो चाइना के बिल्कुल अंदर जो लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, मंगोलिया को लगेगी। और मंगोलिया के बाद ऊपर वाला सारा एरिया किससे लगेगा? रूस से लगेगा। और रूस से थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ ये एरिया लगेगा किर्गिस्तान को। और किर्गिस्तान से नीचे वाला एरिया तजाकिस्तान को लगेगा। और तजाकिस्तान से बिल्कुल जस्ट नीचे आएंगे तो लगेगा अफगानिस्तान, बिल्कुल हल्का सा टच करता है अफगानिस्तान, जैसे भारत को टच करता है ना, ऐसे हल्का सा चाइना को भी करता है। फिर अगर बात किया जाए तो देखो, जैसे ये भारत का जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया सारा, ये पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया पे किसका कब्जा फिलहाल? पाकिस्तान का। तो
यहाँ पे बात किया जाए इस एरिया को, है तो अपना लेकिन अभी पाकिस्तान का अधिकार है, तो इस एरिया पे चाइना की सीमा लगती है, तो यहाँ पे अपन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। तो कम लगभग चाइना के साथ जो सीमा जो देश बनाते हैं ना, वो 14 कंट्री जो चाइना के साथ सीमा बनती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगेगी यहाँ पे, अगर आपके सामने मैं बताऊँ तो मंगोलिया वो देश है जिसकी सबसे ज़्यादा चाइना के साथ सीमा लगती है। 4677 किलोमीटर चाइना के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा वो रसिया आएगा, 3645 किलोमीटर रशिया की लगती है चाइना के साथ। उसके बाद तीसरा नंबर आ जाएगा भारत का, 3488 किलोमीटर सीमा लगती है चाइना के साथ। ये चाइना है, चाइना की राजधानी, चीन की राजधानी है बीजिंग। उसके अलावा सबसे कम की बात करें चाइना के साथ तो वो लगेगी अफगानिस्तान की, लगभग 76 किलोमीटर के समथिंग। भारत के साथ भी सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है और चाइना के साथ भी सबसे कम अफगानिस्तान की लगती है, याद रख लेना है। चलो नेक्स्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रख लेना, जैसे ये अपनी अर्थ हो गई ना, ये अपनी अर्थ हो गई। अर्थ पे जो रेखाएं होती है ना, जैसे देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो कहाँ से कहाँ, किस तरफ से किस तरफ खींची जाएगी, ड्रॉ की जाएगी। तो देशांतर रेखाएं होगी ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसे, ऊपर से नीचे ऐसे, ये रेखाएं होगी देशांतर। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का जो ये स्थान होगा ना, इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रख लेना, इस स्थान को कहा जाता है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच के गैप को गोरे कहा जाता है। और याद रख लेना, दो ये रेखाएं जो होगी, ये रेखाएं ये होगी अक्षांश रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल खींची जा रही है ना, क्षैतिज जो रेखाएं खींची जा रही है उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो ये स्थान है इसको क्या कहा जाता है। तो याद रख लेना, इसको कहा जाता है कटिबंध, इंग्लिश में कहीं तो जोन। और एक क्वेश्चन और कई बार बना हुआ है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो ये जो जगह है इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना, इसको कहा जाता है ग्रिड। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ग्रिड कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो किशन-गंगा परियोजना भारत और खालिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो किशन-गंगा जो परियोजना है, पूछा कि कौन से दो देशों के बीच में विवाद है, भारत और याद रख लेना नेपाल के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि किशन-गंगा जो रिवर है वो जो अपना जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में फ्लो करती है किशन-गंगा नदी। और किशन-गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में कहाँ पे बहती है, तो जो झेलम नदी है ना, जो बैरीनाग के पास से शेषनाग झील से निकल के आती है, तो वहाँ से फ्लो करके आती है झेलम और ऐसे आके पाकिस्तान में चली जाती है। और झेलम में ही एक नदी आके मिलती है, छोटी नदी, जिसका नाम है किशन-गंगा। तो झेलम में ही मिलती है किशन-गंगा नदी। तो किशन-गंगा भारत के कौन से राज्य में बहती है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बहेगी तो सीधी सी बात है भारत और किसके बीच में विवाद रहेगी, पाकिस्तान के बीच में। तो किशन-गंगा जो नदी है, याद रख लेना, उसको पाकिस्तान में जब जाती है ना या पीओके में जब जाती है तो इसका नाम हो जाता है नीलम। तो नीलम नदी की बात करें, किशन-गंगा तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है किशन-गंगा परियोजना, क्योंकि किशन-गंगा पे परियोजना जो है, मतलब यहाँ पे बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, इसी वजह से विवाद है, पानी का विवाद है। पाकिस्तान कहता है कि मुझे नेचुरल फ्लो का जो पानी है वो मुझे नहीं मिल पाता है, इसी वजह से ये विवाद। चलो नेक्स्ट, बांग्लादेश के झंडे के बारे में क्या सही है। अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के झंडे के बारे में क्या सही है। पहली चीज तो इसमें बीच में एक लाल घेरा होता है, बिल्कुल राइट, क्योंकि बांग्लादेश का जो फ्लैग होता है ना, उसके बीच का जो एक बिल्कुल लाल जो सर्कल होता है उसका कलर जो होता है बिल्कुल रेड कलर का होता है, तो सही हो गया। दूसरा है इसकी हरे रंग की पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही है। इसका जो पृष्ठभूमि है ना, कंप्लीटली जो फ्लैग है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का, ये भी सही है। नेक्स्ट है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5, ये भी बिल्कुल सही है। ये लंबाई और ये चौड़ाई का जो अनुपात है, जैसे अपने फ्लैग जो है तिरंगा उसका है 3:2, ऐसे ही पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का है 3:5, मतलब 5:3 भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये रेशियो जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई का ही होगा। चलो मध्यवर्त की त्रिज्या, मध्यवर्त की जो त्रिज्या इसकी बात कर रहा है, मध्यवर्त की जो त्रिज्या होगी इसकी चौड़ाई का 5वां भाग है। चलो एक बार फ्लैग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, मध्यवर्त की त्रिज्या इसकी चौड़ाई का 5वां भाग। लेकिन एक बार अपन समझ लेते हैं इसको,
जैसे ये अपना ये बांग्लादेश का फ्लैग है और ये बिल्कुल सर्कल है बिल्कुल बीच में, और ये जो पृष्ठभूमि है बैकग्राउंड जो इसका बिल्कुल ग्रीन कलर का है। चलो एक बार फिर समझ लेते हैं जो कि आंसर कैसे है कि जो इसके बीच में जो सर्कल है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी ना, इसकी जो त्रिज्या, इसकी जो रेडियस होगी, तो इसने पूछा कि इसकी जो रेडियस होगी ना और इसकी चौड़ाई का 5वां भाग होगी, इसकी जो चौड़ाई है इसका 5वां भाग इसकी रेडियस होगी। तो ये गलत कैसे है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो ये बिल्कुल डायमेंशंस हैं इसके, जो फ्लैग है बांग्लादेश का कि कितनी लेंथ होगी, तो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लेंथ होगी तो वृत्त जो होगी चौड़ाई कितनी होगी 6। देखो इसका रेशियो वही आता है 5:3 रेशियो, यही 5:3 आता है। लेकिन अगर रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है तो देखो ये इसकी चौड़ाई का 1/5 भाग है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कितना आता है इसका 1/3 मिलेगा, इसका 1/3। ठीक है 1/3 इसका मिलेगा। चलो तो ये इसका जो होगा वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि मध्यवर्त की जो त्रिज्या है वो चौड़ाई का 5वां भाग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप त्रिज्या जो होगी वो 2 है और जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब 1/3 होगा इसका। चलो एक चीज़ और अगर देख लेते हैं, ये जो सर्कल है ना ये याद रख लेना बिल्कुल बीच में नहीं है। देखो ये जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और सर्कल जो है वो 4.5 है, तो याद रख लेना बिल्कुल जहाँ पे ये जो स्टिक है ना बिल्कुल स्टिक के क्लोज होता है, ताकि फ्लैग अगर फ्लाई करे तो बिल्कुल बीच में दिखे, ये इसी वजह से ऐसे डिजाइन किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 1962 के भारत चाइना युद्ध की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म निर्धारित है या कौन सी फिल्म आधारित है आएगा। तो कौन सी फिल्म है जिसकी पृष्ठभूमि है 1962 के युद्ध पे डिपेंड करती है, 1962 के युद्ध को जिसमें दिखाया गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी बिल्कुल नहीं है, रोजा बिल्कुल नहीं है, आक्रोश भी नहीं है, हकीकत है। हकीकत ये फिल्म है 1964 में आई थी और बिल्कुल युद्ध के 2 साल बाद, और इसमें इसी युद्ध के बारे में बताया गया, इसी युद्ध के बारे में दिखाया गया। तो हकीकत जो फिल्म है 1962 के युद्ध पे डिपेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी देर अनुपस्थित रहने पर एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। 6 महीने तक, 6 मंथ तक अगर कोई सांसद सदन में नहीं आता है बिना किसी सूचना के, सूचना देने के बाद तो ठीक है चलेगा, लेकिन बिना किसी सूचना के अगर 6 मंथ तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता जो होगी वो क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ये बात याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पाश्चात्य शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? वुड का डिस्पैच या वुड का अधिकार पत्र जिसको कहा जाता था, 1854 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1909, हंटर्स समिति प्रतिवेदन 1882, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा वुड का डिस्पैच। वुड का जो डिस्पैच है या वुड का जो आदेश पत्र था 1854 में आया था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो होता था लॉर्ड डलहौजी थे, उस समय ये आया था और भारतीय शिक्षा से रिलेटेड था कि भारत में कैसे, तो इसने कुछ अच्छी चीजें भी थी। इसमें कहा था कि भारत में प्राइमरी स्कूल तक प्राथमिक जो शिक्षा होनी चाहिए ना वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। चीज़ अच्छी थी। दूसरी चीज़ महिलाओं की शिक्षा पे भी इसने बताया था कि महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो पूछा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट होती है ना, रिट जारी करने का अधिकार किसको है निम्नलिखित में से? संसद के पास बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति के पास बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अभी फिलहाल डिटेल में नहीं देखेंगे, तो एक बार बस ये देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे एक तो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है, हाबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है। और दूसरा इसके बाद हो जाएगा मैंडामेस जिसको कहा जाता है परमादेश। इसके बाद अधिकार परीक्षा, ये रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। नेक्स्ट है प्रतिषेध
प्रोहिबिशन जिसको कहा जाता है, और उसके बाद उत्प्रेक्षण, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो याद रखना कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है, 32। अगर ये पूछ लेता है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट याद रख लेना 226 के तहत रिट जारी करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? पहला है मौसमी स्विंग के कारण श्रम कम हो जाता है, बिल्कुल गलत। एक नकारात्मक व्यापार चक्कर के कारण नौकरियां कम हो जाती है, नहीं। जनसांख्यिकी के कारणों से इसकी आपूर्ति की तुलना में श्रम की गिरावट, लेबर की गिरावट होती है, बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट, जरूरत से ज़्यादा श्रम एक व्यवसाय में लगा होता है, बिल्कुल सही बात है कि एक व्यवसाय है। अगर अपन गांव में अपन देखें तो कृषि कार्यों में क्या होता है कि पूरी फैमिली लग जाती है, तो वो ही होती है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इनकम वो ही जितना भी अपने जैसे 50,000 रुपये की बिकी कोई भी अगर प्रोडक्शन हमने किया तो वो जो हो गया ना उसमें पूरी फैमिली लगी हुई थी, तो इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में चुना गया? सबसे आगे भारत, जीत तेरे सामने, लक्ष्य तेरे सामने, इरादे फौलादी हैं। इसका राइट आंसर जो होगा लक्ष्य तेरे सामने। जो मोहित चौहान का जो सॉन्ग था उसका नाम था लक्ष्य तेरे सामने, जो कि ओलंपिक खेलों में जो भारतीय जो दल था, खिलाड़ी दल, उसका आधिकारिक जो ओलंपिक थीम जो सॉन्ग था वो यही था, लक्ष्य तेरे सामने। चलो नेक्स्ट, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? तो ये याद रख लेना कि 70 साल हो गए थे हमें संविधान लागू होने के बाद भी ये चीज़ें चल रही है अभी भी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण के लिए लोकसभा राज्यसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है। प्रत्येक 10 साल बाद ये संशोधन हर बार होता जाता है। अभी भी 2019 में ये संशोधन पेश किया गया क्योंकि 2020 में उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी, तो इसी वजह से 126वां संविधान संशोधन जो विधेयक पेश किया गया था संसद में, और इसके पेश होने के बाद इसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। किसको बढ़ा दिया गया है? आरक्षण को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका राइट आंसर ये होगा 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, और याद रख लेना लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और याद रख लेना मणिपुर की अगर बात की जाए, जैसे ये अपना नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हो गए, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर में है लोकटक झील। और लोकटक झील याद रख लेना पूर्वोत्तर भारत की जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक। और लोकटक झील में ही एक नेशनल पार्क भी है। जो लोकटक झील है उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ विश्व में भारत का सबसे एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल तैर रहा है। ये जो झील है ना अपनी लोकटक झील, उसके अंदर फुमदी है, ऐसे सथलीय भाग है जो उसके अंदर तैर रहे, उन्हीं में से एक सबसे बड़ा जो सथलीय भाग उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, उसी का नाम है कैबुल लामजाओ। और यहीं पे एक हिरण भी रहता है जिसका नाम है संगाई, जो कि पूरे विश्व में रेड लिस्ट में शामिल है, IUCN में गायब हो चुका है, यहीं पे पाया जाता है। और इसी को डांसिंग डियर भी कहा जाता है, डांसिंग डियर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है, अनुच्छेद 21 में क्या शामिल है पूछा है? ट्रांसजेंडर के अधिकार, कॉर्नियोपेगस जुड़वा के अधिकार, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को बच्चा पैदा करने का अधिकार। तो ऑप्शन है अपना पास सबसे पहला ए और 2 की ये पूछा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। दूसरा है 2 और 3, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा ये सही है। और चौथा ऑप्शन है कि तीनों सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा तीनों ही सही है।
है ना, तीनों ही सही है। इसका राइट आंसर होगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। देखो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का नहीं, सबको रेस्पेक्टफुली जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो वो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, ट्रांसजेंडर भी, जुड़वा बच्चे भी, जो विक्षिप्त महिलाएं हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।